हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट साथी में। अगर आप जेएसएससी या जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आइए आज हम झारखंड का मध्यकालीन इतिहास से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। हमने इसे 3 भागों में बांट दिया है: सल्तनत काल में झारखंड, मुगल काल में झारखंड और उत्तर मुगल काल में झारखंड। आइए आज हम शुरुआत करते हैं सल्तनत काल में झारखंड से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, बख्तियार खिलजी के किस सिपह सलार की हत्या 1033 ईस्वी में राजा सहदेव के द्वारा करने का जिक्र मीरात ए मसूदी में मिलता है? सिपह सलार का क्या अर्थ होता है मेरे दोस्तों? सिपह सलार का अर्थ होता है फौज का सबसे बड़ा अधिकारी या अफसर। बख्तियार खिलजी के किस सिपह सलार की हत्या 1033 ईस्वी में राजा सहदेव के द्वारा करने का जिक्र मीरात ए मसूदी में मिलता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मसूद। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। बख्तियार खिलजी के किस सिपह सलार की हत्या, तो उनके सिपह सलार कौन थे? मसूद। उनकी हत्या कब हुई थी? 1033 ईस्वी में, और राजा सहदेव के द्वारा उनका जिक्र किया गया था किसमें? तो मीरात ए मसूदी में। अगला प्रश्न है, बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय नागवंशी राजा कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जलकर्णी। प्रिंटिंग मिस्टेक है, जयकर्ण होगा। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय नागवंशी राजा कौन था? तो जयकर्ण थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किस मुस्लिम आक्रमणकारी के आक्रमण से झारखंड पहली बार प्रभावित हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बख्तियार खिलजी। किस मुस्लिम आक्रमणकारी के आक्रमण से झारखंड पहली बार प्रभावित हुआ था? तो किससे प्रभावित हुआ था? तो बख्तियार खिलजी के आक्रमण से। अगला प्रश्न है, जब बख्तियार खिलजी द्वारा राजगीर, नालंदा तथा पावापुरी पर आक्रमण किया जा रहा था तो वहां के धर्मावलंबियों ने कहाँ के जंगलों में आश्रय ली थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, झारखंड। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। जब बख्तियार खिलजी द्वारा राजगीर, नालंदा तथा पावापुरी पर आक्रमण किया जा रहा था तो जो वहाँ के धर्मावलंबी थे कहाँ के जंगल में जाकर छुप गए थे? तो झारखंड के जंगल में जाकर छुप गए थे। अगला प्रश्न है, किस शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने झारखंड होकर नादिया पर आक्रमण किया था? ये नादिया किसकी राजधानी थी मेरे दोस्तों? तो सेन वंशी शासक लक्ष्मण सेन की इसकी राजधानी थी। नादिया किसकी राजधानी थी उस समय जब बख्तियार खिलजी ने नादिया पर आक्रमण किया था? तो ये राजधानी किसकी थी? सेन वंशी शासक लक्ष्मण सेन की। पूछ रहा किस शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने झारखंड होकर नादिया पर आक्रमण किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 13वीं सदी में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 13वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने झारखंड होकर नादिया पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश के किन शासकों के प्रभाव क्षेत्र से झारखंड मुक्त था? इसका आंसर आप सभी को पता होगा। इल्तुतमिश और बलबन के जो गुलाम वंश के शासक थे इनके प्रभाव क्षेत्र से झारखंड मुक्त था, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। गुलाम वंश के किन शासकों के प्रभाव क्षेत्र से झारखंड मुक्त था? तो इल्तुतमिश और बलबन से। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर के जनजातीय क्षेत्रों के किस शब्द का प्रयोग मध्यकाल में प्रारंभ हुआ? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, झारखंड। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। छोटा नागपुर के जनजातीय क्षेत्रों की किस शब्द का प्रयोग किया गया था मध्यकाल में? तो झारखंड शब्द का प्रयोग प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश और बलबन के काल में प्रभावशाली और शक्तिशाली नागवंश राजा कौन था? इल्तुतमिश और बलबन के काल में प्रभावशाली और शक्तिशाली नागवंशी राजा कौन था? तो हरिकर्ण नागवंशी राजा थे। किसके काल में था? तो इल्तुतमिश और बलबन के काल में वो नागवंशी राजा थे, इसलिए इन शासकों का प्रभाव झारखंड क्षेत्र से मुक्त था, क्योंकि उस समय किसका शासन था? तो नागवंशी राजा हरिकर्ण का शासन था। अगला प्रश्न है, प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे भी, 1301 लिखा हुआ, 1310 होगा। 1310 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने किस सेनापति को नागवंशी राज्य को अपने अधीन करने के लिए भेजा था? 1310 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने किस सेनापति को नागवंशी राज्य को अपने अधीन करने के लिए भेजा था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, छज्जू मलिक।
ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है छज्जू मलिक। 1310 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति छज्जू मलिक को नागवंशी राज्यों को अपने अधीन करने के लिए भेजा था। अगला प्रश्न है, कौन से नागवंशी राजा ने खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली थी? कौन से नागवंशी राजा ने खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बेनुकर्ण। खिलजी की अधीनता किसने स्वीकार की थी? अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता किसने स्वीकार की थी? कौन से नागवंशी राजा ने? तो बेनुकर्ण ने। अगला प्रश्न है, खिलजी के सेनापति छज्जू मलिक ने किस नागवंशी राजा को कर देने के लिए बाध्य किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी हरिकर्ण। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। खिलजी के सेनापति छज्जू मलिक ने नागवंशी राजा हरिकर्ण को कर देने के लिए बाध्य किया था। अगला प्रश्न है, संथालों के अनुसार हजारीबाग के चाय चंपा पर आक्रमण कब हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1340 ईस्वी में। संथालों के अनुसार हजारीबाग के चाय चंपा पर आक्रमण कब हुआ था? तो 1340 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, संथालों के अनुसार हजारीबाग के चाय चंपा पर आक्रमण किसके नेतृत्व में हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इब्राहिम अली। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। संथालों के अनुसार हजारीबाग के चाय चंपा पर आक्रमण किसके नेतृत्व में हुआ था? तो इब्राहिम अली के नेतृत्व में हुआ था। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे सतगावा का शासक नियुक्त किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे सतगावा का शासक नियुक्त किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी छज्जुद्दीन आजुमल मुल्क। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे सतगावा का शासक नियुक्त किया था? तो छज्जुद्दीन आजुमल मुल्क ने। छज्जुद्दीन आजुमल मुल्क को सतगावा का शासक नियुक्त किया था। किसने किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है, अमूल्य ग्रंथ में संथाल परगना तथा छोटा नागपुर से होते हुए गया होकर चैतन्य महाप्रभु के गुजरने का उल्लेख है। दूसरा है, चैतन्य चरितामृत में झारखंड के भौगोलिक आकार का स्पष्ट वर्णन है। दूसरा प्रश्न है, इस ग्रंथ के अनुसार संथाल परगना के विभिन्न गांवों में उन्होंने ठाकुरबाड़ी की स्थापना की। और चौथा है उपर्युक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अमूल्य ग्रंथ में संथाल परगना तथा छोटा नागपुर से होते हुए गया होकर चैतन्य महाप्रभु के गुजरने का उल्लेख है। दूसरा, चैतन्य चरितामृत में झारखंड के भौगोलिक आकार का स्पष्ट वर्णन है। तीसरा, इस ग्रंथ के अनुसार संथाल परगना के विभिन्न गांवों में उन्होंने ठाकुरबाड़ी की स्थापना की। ये तीनों कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न है, उड़ीसा के शासक कपिलेंद्र ने झारखंड के किन क्षेत्र के एक बड़े हिस्से पर अधिकार कर लिया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ए और सी दोनों। संथाल परगना और कोल्हान क्षेत्र पर उड़ीसा के शासक कपिलेंद्र ने एक संथाल परगना और कोल्हान के बड़े हिस्से पर अपना अधिकार कर लिया था। अगला प्रश्न है, किस काल में प्रचलित शब्द चौधरी, खुद, मुकद्दम जैसे शब्द आज भी प्रचलित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी खिलजी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ये सब चौधरी, खुद, मुकद्दम शब्द किस काल में प्रचलित है? तो खिलजी काल में प्रचलित है। अगला प्रश्न है, बख्तियार खिलजी के साथ किस जनजाति का प्रवेश झारखंड में हुआ था? बख्तियार खिलजी के साथ किस जनजाति का प्रवेश झारखंड में हुआ था? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है उरांव। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। बख्तियार खिलजी के साथ उरांव जनजाति का प्रवेश झारखंड में हुआ था। अगला प्रश्न है, किन जनजातियों की भाषाओं में अरबी, फारसी तथा तुर्की भाषाओं के शब्द पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। किन जनजातियों की भाषाओं में अरबी, फारसी और तथा तुर्की भाषाओं के शब्द पाए जाते हैं? तो उरांव और मुंडा जनजातियों की भाषाओं में अरबी, फारसी और तुर्की भाषाओं के शब्द पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ के अनुसार फिरोज शाह तुगलक ने झारखंड क्षेत्र से होकर बंगाल के विरुद्ध आक्रमण किया था? तो इसका राइट आंसर है तारीख के फिरोज शाही ग्रंथ के अनुसार फिरोज शाह तुगलक ने
झारखंड क्षेत्र से होकर बंगाल के विरुद्ध आक्रमण किया था? अगला प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक ने हजारीबाग के किस क्षेत्र को बंगाल की राजधानी बनाया था? फिरोज शाह तुगलक ने हजारीबाग के किस क्षेत्र को बंगाल की राजधानी बनाया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सतगावा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। फिरोज शाह तुगलक ने हजारीबाग के किस क्षेत्र को बंगाल की राजधानी बनाया था? तो हजारीबाग के सतगावा क्षेत्र को फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल की राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल के किस शासक से हजारीबाग के सतगावा को जीता था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, शमसुद्दीन शाह। फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल के किस शासक से हजारीबाग के सतगावा को जीता था? तो बंगाल के शासक कौन थे? शमसुद्दीन शाह। उन्होंने फिरोज शाह तुगलक शमसुद्दीन शाह से हजारीबाग के सतगावा क्षेत्र को जीते थे। अगला प्रश्न है, लोधी वंश के समकालीन नागवंशी राजा कौन थे? तो लोधी वंश के समकालीन नागवंशी राजा कौन कौन थे? तो प्रतापकर्ण, क्षत्रकर्ण और विराटकर्ण, ये तीनों लोधी वंश के समकालीन थे, इसलिए इसका राइट आंसर है उपर्युक्त सभी। लोधी वंश के समकालीन कौन कौन नागवंशी राजा थे? तो प्रतापकर्ण, क्षत्रकर्ण और विराटकर्ण। अगला प्रश्न है, विद्यालकर एवं मेहता के अनुसार किस वंश के राजा कपिलेंद्र का झारखंड पर प्रभाव काफी सुदृढ़ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सूर्यवंश। विद्यालकर एवं मेहता के अनुसार सूर्यवंश के राजा कपिलेंद्र का झारखंड पर प्रभाव काफी सुदृढ़ था। राजा कपिलेंद्र किस वंश के थे? तो सूर्यवंश के थे। अगला प्रश्न है, मोहम्मद इब्राहिम बया के समय खोखरा में किस नागवंशी राजा का शासन था? मोहम्मद इब्राहिम बया के समय खोखरा में किस नागवंशी राजा का शासन था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रेणुकर्ण। मोहम्मद इब्राहिम बया के समय खोखरा में किस नागवंशी राजा का शासन था? तो रेणुकर्ण का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला और आखिरी प्रश्न है मेरे दोस्तों, मराठों की राजधानी नागपुर के आधार पर खोखरा को क्या कहा जाने लगा? मराठों की राजधानी नागपुर के आधार पर खोखरा को क्या कहा जाने लगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, छोटा नागपुर। मराठों की राजधानी नागपुर के आधार पर खोखरा को क्या कहा जाने लगा? तो छोटा नागपुर कहा जाने लगा। सल्तनत काल में झारखंड से जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे दोस्तों, वो इस वीडियो में समाप्त होते हैं। अगला नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे मुगल काल में झारखंड से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। आज का सेशन यही समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि झारखंड से जुड़ी हर एग्जाम की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिले। वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद।